कल वाली लिस्ट में से इन्वेस्टमेंट्स और डेटर्स काट लिए थे ना। हाँ, तो इंटेंजिबल एसेट अगर कहना है किसी एसेट को तो उसको डेफिनेशन पूरी करनी है, और डेफिनेशन पूरी करने के लिए सबसे पहले वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल क्या होता है? जिसकी अपनी पहचान है। कैसे साबित होगा? या तो वो सेपरेबल है या फिर लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। आइडेंटिफाइबल हो गया। अब वो मॉनेटरी ना हो, जो मॉनेटरी हुआ वो इस लिस्ट से निकल जाएगा। तो इसलिए डेटर और इन्वेस्टमेंट्स मॉनेटरी एसेट होता है, या तो वो पैसे हैं या वो एसेट ही इसलिए है क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। इन्वेंट्री क्यों नहीं है मॉनेटरी एसेट? क्योंकि अभी हमारा किसी से हक नहीं है वो पैसे लेना, बेचेंगे तो हक बनेगा। तो इसलिए इन्वेंट्री मॉनेटरी एसेट नहीं होता। और उसके बाद डेफिनेशन पूरी हो गई, लेकिन इंटेंजिबल एसेट एसेट होना भी ज़रूरी है। तो अगली डेफिनेशन मैंने एसेट की लिखी थी, और एसेट में समझाने वाली बातें थी दो। कंट्रोल, अगर एक मशीन ख़रीदें, अच्छा मैं मिसालें बीच में टेंजिबल की भी दूंगा क्योंकि पॉइंट समझा रहा हूँ, पढ़ हम इंटेंजिबल ही रहे हैं। अगर एक मशीन ख़रीदी और उससे प्रोडक्शन करनी है, तो अगर वायरिंग वगैरह सब ठीक है तो हम उस मशीन से बेनिफिट क्या लेंगे? चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, बिकेंगी, फ़ायदा होगा। तो हम वो प्रोडक्शन उस मशीन से ले सकते हैं, या मशीन ना कर दे, या मतलब हम भूल जाए, अचानक प्रोग्राम चेंज हो जाए, या नहीं ले सकते हैं। हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्यों बेनिफिट्स ले सकते हैं? क्योंकि हमारी मशीन है। अच्छा, इसी तरह से ये बिल्डिंग है, अगर बिजनेस की ओन्ड बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से क्या बेनिफिट मिलता है? बिल्डिंग से क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं? अब किसी को रेंट पे देना हो तो रेंट इनकम भी कमा सकते हैं, वो भी ठीक है। और ख़ुद यूज़ करेंगे तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होंगी उसके अंदर, तो हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ करेंगे तो बिजनेस बिल्डिंग से फ़ायदा होगा। अच्छा, एक बिज़नेस ने बिल्डिंग ख़रीद ली, तो उस बिल्डिंग से बेनिफिट्स लेने पे पावर है, या बिल्डिंग दरवाजे बंद हो गए, नहीं अंदर नहीं जा सकते, हमारी पावर है। तो किसी भी एसेट से हम बेनिफिट्स अगर ले सकते हैं तो ये हमारा कंट्रोल है। हमारा एसेट वो होता है जिससे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, हमारी पावर है। चलें और मिसाल, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं कि उसके अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए पूरी कॉलोनीज आबाद होती हैं, उनकी पूरी रिहाइश रखी होती है। अगर किसी को कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी पूरी पूरी रिहाइशें होती हैं, सड़कें बनी होती हैं। अच्छा, अब सड़क से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? ट्रांसपोर्ट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है इसमें? इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं? ट्रांसपोर्टेशन आसान होगी, चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, पेट्रोल कम लगेगा, टाइम बचेगा, तो फ़ायदा है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। अब वो जो उस पूरी फैक्ट्री के अंदर सारी सड़कें बनी हुई हैं, वो सड़कें उस फैक्ट्री के एसेट हैं कि नहीं? हैं, बिल्कुल हैं। वो एसेट्स हैं, उसका वो सड़क उनका एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अच्छा, उसी फैक्ट्री के बाहर जो मेन सड़क गुजर रही है तो उससे भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं? उससे भी, तो वो भी हमारा ही एसेट है, तो बेनिफिट तो उससे भी मिल रहे हैं। है ना कंट्रोल, हम चलाएंगे तो राइट है हमारे लिए, सरकार ने हमारे लिए बनाई सड़क, राइट क्यों नहीं? नहीं, लेकिन हम उस सड़क से जो बेनिफिट ले सकते हैं, अंदर वाली सड़क से, भाई बाहर वाली सड़क 24 घंटे खुली है सड़क। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मतलब किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते यूज करने से। हाँ जी। साथ एक चीज़ और ऐड होगी, कंट्रोल तब होगा जब हम एसेट से बेनिफिट लेने की ताकत रखते हो, और बस हम ही सिर्फ बेनिफिट ले सकते हो, दूसरों को नहीं है इजाज़त। बिल्डिंग है, हम यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी गली मोहल्ले से उठ के आगे बैठ जाएगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग है, बस हम यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल के लिए दो शर्तें होती हैं। कंट्रोल का मतलब होता है पावर टू ऑब्टेन बेनिफिट्स। और
पावर हो टू ऑब्टेन बेनिफिट्स और टू रिस्ट्रिक्ट अदर्स एक्सेस टू सच बेनिफिट्स। ये दो चीज़ें होती हैं कंट्रोल में। अगर एसेट पे कंट्रोल है तो उसका तरीका ये होगा कि फिर उससे बेनिफिट्स लेने पे पावर होगी और दूसरे उससे बेनिफिट्स नहीं ले सकते होंगे क्योंकि हमारा एसेट है। तो फैक्ट्री के अंदर वाली सड़क हमारी है क्योंकि वो सिर्फ हमारे यूज़ में है, और जो बाहर वाली सरकारी रोड है वो तो सबके यूज़ में है, तो हम बाकियों को रोक तो नहीं सकते। तो इसलिए कंट्रोल के लिए दोनों बातें ज़रूरी हैं, पावर टू ऑब्टेन बेनिफिट्स और पावर टू रिस्ट्रिक्ट अदर्स। कंट्रोल ना होने की वजह से, अच्छा वो मैंने कल वाले अपने लेक्चर नोट्स देखिए, मैंने ना दो डेफिनेशन लिखी हैं, दो, एक इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन है और एक एसेट की डेफिनेशन है। इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन के लिए एसेट होना ज़रूरी है, आइडेंटिफाइबल होना ज़रूरी है, नॉन मॉनेटरी होना ज़रूरी है। जो ये चीज़ें नहीं है वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। अगली डेफिनेशन है एसेट, जिस पे कंट्रोल नहीं है वो एसेट ही नहीं है। इंटेंजिबल एसेट तो बात की बात है। तो कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिसालें आईएएस में डिस्कस हुई हैं, वो एग्जाम में भी टेस्ट हो चुकी हैं, एमसीक्यूज भी टेस्ट हो सकते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स, अब मैं मिसालें बताने लगा हूं, कंट्रोल ना होने की वजह से उनको एसेट नहीं मान सकते। ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल इनको हम एसेट नहीं कह सकते। कंट्रोल ना होने की वजह से इन फॉलोइंग आइटम्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते एज एसेट। ट्रेनिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स के ऊपर खर्चा क्यों करती हैं? ट्रेनिंग करवाती होंगी उनको ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, कुछ नया सीखें, हमारे लिए अच्छा काम करें, आके ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करें, उनमें स्किल्स आ जाएं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो खर्चा करेंगे उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, इस खर्चे की फिजिकल एग्जिस्टेंस है? कैसे है? ट्रेनिंग के खर्चे की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? वो पढ़िए ट्रेनिंग, वो रखी है साइड पे। ट्रेनिंग के खर्चे की फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं। बिजनेस ने एक कंसल्टेंसी फर्म को 3 मिलियन रुपए दिए कि आप कोर्सेज कंडक्ट करें, और तो उस 3 मिलियन जो ट्रेनिंग की सर्विस है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं। कैश? अरे वो तो सॉफ्टवेयर के लिए कैश ही दे रहे हैं, वो तो लाइसेंस के लिए भी कैश दे रहे हैं। जो ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा हो रहा है कि एम्प्लॉय सीखे, वो सर्विस ली जा रही है, उनको काम सिखा रहे हैं, तो सर्विस की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है ना। फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं, मिलते हैं, तभी बिजनेसेस कराते हैं। इससे मिलने वाले बेनिफिट्स क्या हैं कि एम्प्लॉयज़ काम सीखेंगे और फिर आगे अच्छा काम करेंगे। इस मिसाल को यहीं रोक के आपकी मिसाल पे आते हैं। आपके अम्मा अब्बा ने आपकी फ़ीस दी और यहाँ पर आप बैठ गए। अम्मा अब्बा मैक्सिमम क्या कंट्रोल कर लेंगे? क्या आप सीखें हैं? मैक्सिमम क्या कर लेंगे? वो फ़ीस दे दी, यहाँ भेज दिया, अब और क्या सख्ती कर लेंगे?
ये इंश्योर कर लेंगे कि रोज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैक्सिमम दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे सारी क्लास में कि देखो उठ के बाहर, मैं ये तो नहीं कि मैं ड्रॉप करता हूँ आगे से कहीं और, तो दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर खड़े हैं और बल्कि साथ आके अंदर भी बैठ गए, फिर भी आप नहीं सीख पा रहे। कंट्रोल है माँ बाप का, जी समझ नहीं आ रही। तो इसके बेनिफिट्स पे कंट्रोल नहीं है, हमारी पावर नहीं है कि एम्प्लॉयज़ काम सीख भी सकेंगे। बिजनेस ने ट्रेनिंग पे खर्चा तो कर दिया, लेकिन क्या उससे वो काम सीखेंगे? पावर ही नहीं है इसके ऊपर। तो इसलिए ट्रेनिंग पे किए गए खर्चे को कंट्रोल ना होने की वजह से एसेट नहीं बनाते। ये एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो सकती है बात, और इसके अलावा भी जब इसके सवाल करेंगे ना हम। अच्छा, बुक मेरे नॉलेज के मुताबिक आ गई है, कल मुझे पब्लिशर ने बताया कि आ गई है, तो भी जाते हुए आप बुक लेते जाइएगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है, सवाल करने हैं उसमें से। बिजनेस एडवर्टीजमेंट पे खर्चा क्यों करता है? क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इससे? सेल ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये भी ज़रा ज़्यादा हो गई बात, थोड़ा पीछे आते हैं। एडवर्टीजमेंट पे खर्चा इसलिए होता है ताकि कस्टमर्स, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिले। एडवर्टीजमेंट बेसिकली इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए होती है। जिसके थ्रू ऐड चलवा रहे होते हैं, क्या उसको ये कहा होता है कि कस्टमर ला के दो? नहीं, तो असल में बस बात कम्युनिकेट करनी होती है। तो एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन होती है, एडवर्टाइज किया जाता है। इससे बेनिफिट्स तो मिलते हैं, यकीनन बिजनेस को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो जो बिजनेस को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो फिर इसको एसेट होना चाहिए, और बेनिफिट भी बहुत अरसे तक मिलते हैं। इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे किया जाने वाला खर्चा, लोग एड चैनल ही चेंज कर दें, तो मुझे चैनल से उधर चेंज, वो इतना महंगा लगा के उन्होंने पता नहीं बार बार से स्टार्स लिए, वो ऐड अभी टीवी पे चलना ही शुरू हुआ है, वो चैनल चेंज हो गया, लोग देख ही नहीं रहे। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करने के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, इस पे कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए इस पे किया जाने वाला खर्चा भी एसेट नहीं होता। इसी से एक मिलती जुलती चीज़ होती है, उसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर्स को जूस पिला देना, चाय पिला देना, या बैंक्स में एक काम होता है कि वो ईद कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स भेज देते हैं, ये ईद वगैरह के ऊपर, या कोई कस्टमर के जो है डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड है तो बर्थडे के ऊपर। ये खर्चा बिजनेस क्यों करता है? कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लॉयल्टी बनाने के लिए। और अगर ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आम दुकानों पे भी इस तरह के मामलात बन जाते हैं। अगर कभी 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 इत्तेफाक हुआ हो कोई घर वालों के साथ किसी ज्वेलरी शॉप पे जाने का या किसी कपड़ों वाली शॉप पे जाने का, तो जब उनको नज़र आता ना कि ग्राहक थोड़ा सा ज़रा फंसने के उम्मीद में है, वो कहे छोटे छोटे ज़रा जूस लेके आओ, अब वहीं बैठे अब छोटा जूस ले आया है। अच्छा, अब उसका एक नफसियाती असर ये होता है कि अब जब जूस पी लेते हैं तो दिल में ना एक जिम्मेदारी महसूस होने लगती है कि इन्होंने जूस पिलाया है, तो बगैर ख़रीदे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके होते हैं नफसियाती असरात, बिल्कुल होते हैं। तो बिजनेसेस कस्टमर रिलेशनशिप पे खर्चा करते हैं, लेकिन क्या वो कस्टमर के दिल में वाकई एहसानमंदी के जज्बात बनेंगे? क्या वो शुक्रगुजार होगा? क्या हमसे चीज़ खरीदेगा? इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वो जूस हमसे पिएगा, लेकिन चीज़ साथ वाली दुकान से ख़रीद लेगा। तो इसलिए कस्टमर रिलेशनशिप पे किए जाने वाले खर्चे से जो बेनिफिट्स मिलने हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए इस तरह के खर्चों को भी एसेट नहीं माना जाता। और इसी तरह की मिलती जुलती एक दो चीज़ें और हैं। एक चीज़ होती है मार्केट शेयर। मिसाल के तौर पे एक रेस्टोरेंट है और उस पूरे शहर के अंदर जितने भी लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले हैं, लेट से वो 5000 हैं, उनमें से 3000 उसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। तो कहा जाएगा कि उस रेस्टोरेंट का मार्केट शेयर 60% है। तो वो उस मार्केट शेयर पे गुरूर करके उसको एसेट ना बना लें। आज है कल नहीं है, पावर ही कोई नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को इंटेंजिबल एसेट नहीं कहना। तो ये कुछ मिसालें हैं जिनको कंट्रोल ना होने की वजह से इंटेंजिबल एसेट नहीं कहा जाता। जी, गुडविल
देखिए ये चीज़ें वैसे तो गुडविल और ब्रांड भी मिलती जुलती चीज़ है। गुडविल भी मशहूरी है, रेपुटेशन है, ब्रांड भी शोहरत ही है, लेकिन गुडविल जो है ना वो नॉर्मली पूरे बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती है कि पूरे बिजनेस का अच्छा नाम है, कि पूरा बिजनेस कोई भी नया काम भी करेगा फिर भी लोग आएंगे क्योंकि बिजनेस अच्छे काम करता है। ब्रांड प्रोडक्ट का अच्छा नाम होता है। मार्केट शेयर और स्पेसिफिक बात होगी, जैसे मैंने कहा कि पूरी मार्केट में अगर 5000 लोग हैं, 3000 इसी रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, तो इसका 60% मार्केट शेयर है। एक मार्केट का खास सेगमेंट है ये गुलबर्ग मार्केट जो है, यहाँ के कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। फैसल टाउन में रेस्टोरेंट्स की चेन है, वहाँ के लोग वहाँ जाते होंगे, तो वो एक खास सेगमेंट आ गया। तो ये मिलती जुलती बातें ही हैं, लेकिन चूंकि नाम ये होते हैं जिक्र, मार्केट शेयर बोला जाता है कि मेरा मार्केट शेयर है, तो इसलिए इनके फिर जिक्र किए हुए स्टैंडर्ड के अंदर। कब गुडविल को कब मैंने एसिड माना है? अभी लिस्ट में कटना चल रहा है, अभी कटनी है लिस्ट में और चीज़ें, तो उस लिस्ट में से ट्रेनिंग कॉस्ट भी काट लें। जी जी, क्या चीज़? मार्केट शेयर होता क्या है? वही बता रहा हूं ना कि मार्केट शेयर पे कंट्रोल नहीं है हमारा। आज अच्छा नाम है, कल ही साथ ही कोई रेस्टोरेंट अच्छा खुलेगा, वो सारे कस्टमर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। हम हालांकि हमारे टेस्ट में फ्लेवर में चेंज भी नहीं आई, फिर भी लोग शिफ्ट हो गए, लोगों के स्टाइल चेंज हो गए। तो मार्केट शेयर पे हमारा कंट्रोल नहीं, तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को नहीं कहते इंटेंजिबल एसेट। ये गुडविल से मिलती जुलती चीज़ है मार्केट शेयर। एसेट कहलाने के लिए दो चीज़ें मैंने बताई थी, एक कहा था कंट्रोल होना चाहिए, ये कंट्रोल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, और एक है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये कोई ख़ास नई बात नहीं है, ये आपको बचपन से पता है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दो शक्लों में मिल सकते हैं। या तो एसेट्स हमें खर्चे बचा के देते होंगे, या फिर रेवेन्यू कमा के देते होंगे। या हमें ये खर्चा बचा के देते होंगे या रेवेन्यू जनरेट करके देता होगा। जैसे बिजनेस ने एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा है अकाउंटिंग करने के लिए, तो उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? खर्चे बचेंगे। इसी तरह से बिजनेस ने एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा है अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देने के लिए। जैसे हाँ, जैसे ये कॉलेज की मिसाल ले लेता हूँ। ये जो ऑनलाइन की अब कोरोना के बाद से ये एजुकेशन की शक्ल बदली और ऑनलाइन कोचिंग का एक पूरा सेटअप बन गया, तो ये ऑनलाइन कोई चीज़ अगर कस्टमर तक पहुँच रही है तो सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए ही पहुँच रही है ना। तो उस सॉफ्टवेयर के ख़रीदने से बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं? रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसलिए बिजनेस को एसेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस शक्ल में भी हो सकते हैं, इस शक्ल में भी हो सकते हैं। अच्छा, अब लिस्ट पे आते हैं। ये एक्सप्लेनेशन वाली बात ख़त्म हो गई, लिस्ट पे आते हैं। एक दो नाम और कटवा दूं। पहली चीज़ क्या थी? सॉफ्टवेयर। क्या ये आइडेंटिफाइबल है? बिल्कुल है। जनरली ये लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में होता है। वैसे अब चोरी के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल पूरी कौम करती है, अलग बात है, लेकिन असल में सॉफ्टवेयर एक लाइसेंस्ड चीज़ है। जो सॉफ्टवेयर बेचता है ना, वो उसकी इजाज़त के साथ बेचता है। तो आइडेंटिफाइबल हो गया। मॉनेटरी एसेट होता है सॉफ्टवेयर। मॉनेटरी एसेट वो होता है जिससे मिलने ही पैसे हैं। वो एसेट ही इसलिए कि पैसे मिलने हैं, नहीं ये तो यूज़ करना है। तो नॉन मॉनेटरी वाली शर्त भी पूरी हो गई। एसेट सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल है? बिल्कुल है। बेनिफिट्स मिलेंगे? तो हाँ, सॉफ्टवेयर इसलिए इंटेंजिबल एसेट होता है। आगे लाइसेंस। लाइसेंस में भी आप ये सारी चीज़ें लगा के देख लें। लाइसेंस एक बिजनेस है जो मेडिसिन बनाता है, उसको मेडिसिन बनाने का लाइसेंस मिला। अब वो लाइसेंस आइडेंटिफाइबल है? आइडेंटिफाइबल है। मॉनेटरी है? क्या वो लाइसेंस इसलिए एसेट है कि पैसे मिलने हैं? नहीं, नॉन मॉनेटरी है। फिजिकल एग्जिस्टेंस? नहीं है। डेफिनेशन पूरी हो गई। एसेट की डेफिनेशन, उस पर कंट्रोल है? कंट्रोल कैसे?
हमारा लाइसेंस है, हम ही उसको यूज करके प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, वो लाइसेंस और भी तो वैसा किसी को मिला हो सकता है, जैसे जैसे ये जो जानवर होते हैं ना जिनका शिकार होता है, तो इसके लिए भी किसी रेलेवेंट अथॉरिटी से शिकार करने का लाइसेंस मिलता होगा। तो उसी जंगल में उसी नस्ल के जानवरों की शिकार का लाइसेंस हो सकता है 2 और कंपनीज को मिला हो। हमारे लाइसेंस पे हमारा कंट्रोल है। दूसरे अपना शिकार करने आ रहे होंगे तो अपने लाइसेंस के थ्रू आ रहे होंगे। तो हमारा लाइसेंस पे कंट्रोल का मतलब नहीं है कि दुनिया में वो लाइसेंस उस तरह का किसी और के पास नहीं है। कंट्रोल ऐसे है कि हमारे लाइसेंस से हमें ही इजाजत है। अगर कोई मेडिसिन बनाने का लाइसेंस मिला है तो वो हमारे लाइसेंस पे हम ही मेडिसिन बना सकते हैं, हमारे लाइसेंस पे कोई और मेडिसिन नहीं बना सकता। तो ये है कंट्रोल। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, हम लाइसेंस को यूज करेंगे, बेनिफिट मिलेंगे। तो लाइसेंस हाँ होता है इंटेंजिबल एसेट। और अच्छा, अब ये 1-2 तो मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दी, आगे इसी तरह से ना ये सब अप्लाई होते जाएंगे। कॉपीराइट पे भी होगा अप्लाई। आगे गुडविल, ये समझ लें, वहां जो लिखा हुआ है आपके पास, अगर ये करने की जगह है तो आप बेशक यहां कर लें। गुडविल ना 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनली जनरेटेड और एक होती है परचेज्ड। गुडविल होती क्या है? बिजनेस का अच्छा नाम। अच्छा, बिजनेस का अच्छा नाम, वो अच्छा नाम अचानक नहीं बना होगा, ओवर अ पीरियड मेहनत करते आ रहे होंगे। अब तो बल्कि जो बिजनेस ने अपने आप को जरा मशहूर करना हो ना तो साथ एक लिख देते हैं सिंस, कि ये सिंस 1940, सिंस 1970 के, हम इतने पुराने देख लो चले आ रहे हैं। तो बिजनेसेस, अच्छा बिजनेस अपनी जगह भी नहीं बदलते बार बार, खासतौर पे जो खाने पीने के बिजनेस हैं जगह नहीं बदलते बार बार। और कोई ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिन्होंने जगह बदली और उनका बिजनेस बहुत डाउन हो गया। रेस्टोरेंट्स होते हैं इस तरह के। तो बिजनेसेस का नाम बन जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इसको कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। लगाते हैं डेफिनेशन, आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफाइबल है कैसे? सेपरेबल है, यानी हम एक अच्छा बिजनेस, अच्छे नाम से बिजनेस कर रहे हैं और अपना अच्छा नाम अपने से अलग करके किसी को किराए पे दे देंगे, अपने से अलग करके, तो उससे अच्छा नाम हमसे अलग हो जाएगा। सेपरेबल देखें क्या था, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंटिटी। सेपरेट तो नहीं हो रहा। अच्छा देखें, हमारा अच्छा नाम या तो रहेगा या खत्म हो जाएगा। अपने से उतार के हम सादे नाम से बिजनेस करते रहे, अच्छा नाम किसी और का चला जाए, नहीं, या तो हमें नाम बदलना पड़ेगा, तो फिर तो वैसे ही नाम खत्म हो गया। तो गुडविल हमने जो मशहूर नाम बनाया हुआ है अपने से अलग तो नहीं कर सकते। ये जो आपको लग रहा है कि हम किसी को फ्रेंचाइज दे दें तो वो भी हमारा नाम यूज कर रहा होगा, हमसे अलग तो नहीं हो जाएगा अच्छा नाम। और क्या हमारा लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है अपने से अलग करके? इट कैन बी सेपरेटेड एंड सोल्ड। क्या हमसे अलग हो सकता है हमारा, यानी हम उसी जगह उसी तरह से काम कर रहे हैं। आज से पहले सब हमारे कायल थे, बड़ा जबरदस्त होटल है, अगले दिन अचानक सब अच्छा नाम गायब हो गया क्योंकि हमने अच्छा नाम किसी को बेच दिया। तो सेपरेट तो नहीं हो सकता। नहीं, बिजनेस किसी को बेच दें, नहीं, फिर तो बिजनेस ही बेच गया ना, तो फिर हमने ये सारी अकाउंटिंग किसके लिए पढ़ रहे होंगे, बिजनेस ही खत्म हो गया। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंटिटी का मतलब है कि एंटिटी भी कायम रहे और वो चीज़ अलग होकर भी इस्तेमाल हो सकती हो। तो हम अच्छा नाम अपने से अलग तो नहीं कर सकते। और लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, क्या हमारा अच्छा नाम हमारा लीगल हक है? हमारा नाम अच्छा है, हमारी शोहरत है मार्केट में, ये हमारा हक है। कोई लॉ हमें हक देता है कि हाँ 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 आपका नाम तो अच्छा ही रहेगा? नहीं। तो ये तो आइडेंटिफाइबल से ही निकल गया। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल इंटेंजिबल एसेट नहीं होती। परचेज गुडविल क्या होती है? एक सेट बिजनेस खरीद लिया तो उसका अच्छा नाम भी तो हमारे पास आया ना, तो हाँ वो परचेज गुडविल है। परचेज बिल्कुल इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन ये इस आईएस में नहीं है। इसको हम लोग पढ़ेंगे IFRS 3 कंसोलिडेशन में।
गुडविल या तो इंटरनली जनरेटेड होती है या परचेज्ड होती है। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल इंटेंजिबल नहीं है, परचेज गुडविल है, लेकिन IAS 38 में नहीं है। ये IFRS 3 में है, कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे। गुडविल या तो इंटरनली जनरेटेड होती है, तो फिर वो नहीं होती इंटेंजिबल, क्योंकि वो तो आइडेंटिफाइबल का वर्ड ही फेल हो गया इस पे, आगे की तो बात ही नहीं है। और परचेज्ड गुडविल ये होता है इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट ही होता है, लेकिन IAS 38 का नहीं होता। ये इस IAS में है, कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे जी। सर अगर हम एंटिटी की बात करें, हाँ। उसमें गुडविल सेपरेबल ही है, तो लेकिन जैसे हम पार्टनरशिप अकाउंट्स जो बनाते हैं तो उसमें गुडविल भी होता है। वो स्टैंडर्ड नहीं है ना, स्टैंडर्ड्स तो कंपनी पे लगते हैं। पार्टनरशिप सोल ट्रेडेड पे IAS नहीं लगते, वो जो मर्जी करें, IAS लगते हैं कंपनी पे। तो वैसे उस केस में तो गुडविल या वो सेपरेबल है। नहीं, वो भी सेपरेबल चीज़ नहीं होती, वो भी यही बिजनेस का ही अच्छा नाम होता है। तो पर्सन की अगर बात करें स्पेसिफिक, हाँ हाँ। मैं अपनी पार्टनरशिप को जा रहा हूँ तो गुडविल मुझे पे नहीं पार्टनरशिप, हम्म। तो मेरे से तो वो सेपरेट हो गई। वही कह रहा हूँ ना कि वो पार्टनरशिप है, उनकी अकाउंटिंग बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, स्टैंडर्ड नहीं उन पे लग रहा होता। अच्छा, लिस्ट में से एक नाम और कटवाना है। लिस्ट गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क ठीक है, डिज़ाइन सही है, फार्मूला वगैरह बाद में करूँगा डिस्कस, ये सब सही हैं। प्रीपेड रेंट पे आते हैं। ये जो प्रीपेड रेंट है या प्रीपेड इंश्योरेंस स्लैश करके इंश्योरेंस भी लिख लें बेशक, इस पे डेफिनेशन लगा के देखते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड रेंट, हम पहले पैसे दे चुके हैं, टाइम पीरियड अभी बाकी है, आइडेंटिफाइबल है क्यों? हमारा लीगल राइट है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। हमने किसी बिल्डिंग का किराया दिया, 8 महीने का किराया अभी भी एडवांस दिया हुआ है, तो हमारा राइट है हम बिल्डिंग यूज करेंगे, तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। मॉनेटरी एसेट होता है, मॉनेटरी है। प्रीपेड रेंट को इसलिए एसेट कहा है क्योंकि उससे पैसे मिलने हैं? नहीं, नॉन मॉनेटरी है। प्रीपेड इंश्योरेंस फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसकी? नहीं, ये तो इंटेंजिबल की डेफिनेशन पूरी हो गई। कंट्रोल भी है, बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो ये तो इंटेंजिबल एसेट हो गया। तो इसके लिए IAS ने ना अलहदा से एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो ये कि ये जो प्रीपेड रेंट है ये तो इत्तेफाकन एसेट है, ये इत्तेफाकन एसेट बन गया। कैसे? ईयर एंड बीच में आ गया, वरना तो एसेट ना होता ये। देखें, अगर एक जगह किराए पे ली और 7 महीने का रेंट एडवांस में दिया और वो 7 महीने के 7 महीने उसी साल में पूरे हो गए, फिर वो एसेट होगा? नहीं। लेकिन अगर वो 7 महीने 3 महीने इस साल में, 4 महीने अगले साल में फॉल कर गए, फिर बनेगा वो एसेट, तो वो तो इत्तफाकन एसेट बन गया, वो जो हादसा तौर पे एसेट बन गया क्योंकि ईयर एंड बीच में आ गया। ये जो प्री पेमेंट्स होती है ना, ये इत्तेफाक से एसेट बन जाता है ईयर एंड बीच में आने की वजह से। अब वो ईयर, देखें इसकी बैटिंग से एक मिसाल देता हूँ। एक बैट्समैन है, टेस्ट मैच हो रहा है और वो बैट्समैन पहले दिन भी क्रीज पे रहा और बड़ी अच्छी बैटिंग की, बड़ा सुलझा हुआ बैट्समैन है, अगले दिन भी वो क्रीज पे है, तो उसकी तारीफ में कहा जाएगा हाँ जी अच्छा बैट्समैन है, इसने बैट कैरी किया है और अगले दिन भी ये क्रीज पे मौजूद है। इसमें उसकी तारीफ बनती है कि हाँ अगले दिन भी क्रीज पे मौजूद है, अच्छा बैट्समैन है। उसके मुकाबले पे एक टेल एंडर है, जब डे 1 का खेल ख़त्म हो रहा था, अभी एक खिलाड़ी आउट हुआ, वो एक बॉलर था, वो बैटिंग के लिए आ गया और उसके आते ही क्रीज पे लाइट कम हुई, उन्होंने उस दिन का खेल ख़त्म कर दिया, तो अब वो अगले दिन भी क्रीज पे मौजूद है। तो इसमें उसकी तारीफ होगी कि देखो बड़ा अच्छा बैट्समैन है, इसने सामने वाले बॉलर को कैसे फेस किया है, पूरा दिन सर्वाइव कर गया, तो एक दिन देखो उसने गुजारा है, अब ये डे 2 पे भी क्रीज पे मौजूद है। क्रिकेट समझते, मिसालें दे दी मैंने। नहीं, वो टेस्ट वेस्ट नहीं ना, अब मिजाज है ज़्यादा, तो पता नहीं आपको पता नहीं टेस्ट मैच भी होता है कोई, तो टेस्ट मैच भी होता है कोई, तो वो जो हारे हैं अभी जो हारे थे अभी, तो अब ये जो दूसरी मिसाल मैंने दी है तो उसकी बहुत तारीफें होंगी कि पहला दिन वो क्रीज पे मौजूद सर्वाइव कर गया। नहीं, वो तो इत्तफाक से लाइट कम होगी, खेल बंद हो गया। तो इसलिए प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये इत्तेफाक से बने हुए एसेट होते हैं, ईयर एंड बीच में ना आता तो ये एसेट्स नहीं थे।
तो इसलिए इनको इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं लिफ्ट कराई जाती, क्योंकि ये इत्तेफाक से एसेट बने हुए होते हैं। तो इसलिए इसको भी लिस्ट में से काट दें, प्रीपेड रेंट को भी लिस्ट से काट दें। ये हादसाती तौर पर डेफिनेशन का हिस्सा बन गया, वरना ये इंटेंजिबल एसेट की तरह इज्जत वाला नहीं है, तो इसको इस लिस्ट में से निकाल दें। हैं जी, एसेट वो है, बैलेंस शीट में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट्स में आएगा। IAS 38 के तहत इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा वो, ये मतलब है इस बात का। मॉनेटरी कैसे? इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अभी भी हमें तसल्ली, देखो इंश्योरेंस कंपनी पे क्यों करती है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों पे किया जाता है? टेंशन से बचने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी कह देगी कि आपने घबराना नहीं है, ये जो एसेट्स हैं ये आपके हमारे ज़िम्मे हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा हम जिम्मेदार हैं। इस टेंशन से बचने के हम इंश्योरेंस कॉस्ट देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम इसलिए तो नहीं देते कि पैसे मिलेंगे, वो तो एक्सीडेंट होगा, इंश्योरेंस क्लेम फाइल करेंगे, वो अप्रूव होगा, फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एसेट बनेगा, वो मॉनेटरी एसेट होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस तो मॉनेटरी एसेट नहीं है। अच्छा जी, ये हो गई डेफिनेशन। और अब एक नोट लिखें, ये नोट मैं इसलिए कह रहा हूँ, बल्कि यानी इस सारी डेफिनेशन से रिलेटेड एक जर्नल से एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, एक पैराग्राफ है IAS का, वो लिखवा रहा हूँ। तो एक जर्नल गाइडेंस कह लें इसको, या वैसे एक नोट कह लें, समझ लें पहले, फिर मैं अंग्रेजी लिखवा देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट होता है ना, ये जो कंप्यूटर है इसमें सॉफ्टवेयर्स दो तरह के होंगे। एक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, वो भी सॉफ्टवेयर है, और उसके अलावा फिर आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर, इसकी मिसाल ऐसे समझें कि कंप्यूटर ख़रीदा, चलो लैपटॉप ख़रीदा, 1 लाख रुपए का लैपटॉप ख़रीद लिया। अब जिससे ख़रीदा तो उसने कहा जी आपको हम विंडोज़ भी इंस्टॉल कर देते हैं, चले विंडोज़ भी इंस्टॉल कर दें, 10,000 रुपये उसको दिए, और अब ये लैपटॉप 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 का हो गया। तो इस 1 लाख को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कह दें और 10,000 को इंटेंजिबल एसेट कह दें। 1 लाख का लैपटॉप, 10,000 उसने विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए, तो विंडोज़ 10,000 इंटेंजिबल एसेट क्योंकि सॉफ्टवेयर है, क्यों नहीं? वो जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसके बगैर तो ये कंप्यूटर ही नहीं है। कंप्यूटर एक डब्बा है बस, उसको रख लें, उस पर किताबें रख लेना, उस पर कपड़ा डाल के वो गमला रख लें ऊपर, वो इससे ज़्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अंदर आएगा तो वो कंप्यूटर है, उसके बगैर वो नहीं है कंप्यूटर। इसी तरह मोबाइल है, अब मोबाइल महंगा सस्ता जो भी है, बगैर सॉफ्टवेयर के वो बेकार चीज़ है, फेंक के मारने के काम आ सकता है, उसके अलावा वो कोई काम का नहीं है। तो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है तो वो मोबाइल किसी काम का है, अगर नहीं है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उसके अंदर, फिर वो मोबाइल है ही बेकार चीज़। तो कुछ ऐसे टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर उनके ऑपरेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बगैर वो एसेट ही किसी काम का नहीं होता। वो वाला सॉफ्टवेयर IAS 38 में नहीं आएगा, वो उस मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, उसमें अब मजीद कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, लैपटॉप में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, वो अब IAS 38 वाले सॉफ्टवेयर हैं। जाग रहे हैं? इसकी वजह समझ आई कि वो जो पहला 10,000 है, वो तो कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाने के लिए 10,000 रुपये खर्च किया, उसके बगैर तो वो कंप्यूटर ही नहीं था। तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर जो उस मशीन का ऐसा हिस्सा है कि उस सॉफ्टवेयर के बगैर वो मशीन ही काम नहीं कर सकती, तो वो उस मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, वो IAS 38 में नहीं आएगा। इसके लिए अंग्रेजी लिख लें। ये चीज़ ना शॉर्ट क्वेश्चन में, MCQs में टेस्ट हो सकती है, जो बात आपको बताइए। इसके लिए अंग्रेजी बता देता हूँ, याद रख लें आप।
if an asset contains both tangible and intangible components, if an asset contains both tangible and intangible components, and intangible component is an integral part, is an integral part of the asset, so that tangible component cannot operate without it, so that tangible component cannot operate without it. शुरू से रिपीट कर रहा हूं, if an asset contains both tangible and intangible components and intangible component is an integral part of the asset so that tangible component cannot operate without it, then the entire asset should be considered as PPE, property plant equipment. ये हो गई डेफिनेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यही थी इंटेंजिबल एसेट की। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यार कल किताब लाजमी लेके आइएगा, इसको ना बड़ी मेहनत पे करके कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल पे पहुँचें, तो कल आपके पास किताब हो ताकि हम सवालों तक पहुँचें। डेफिनेशन डन। रिकग्निशन, ये जो मैं आपको स्टैंडर्ड सब लिखवा रहा हूँ ना, ये सारा कुछ जो आप नोट में लिख रहे हैं, ये बेटा याद करनी है चीज़ें आपने, ये याद करना है सारा कुछ। कुछ चीज़ें हैं जो रट्टे वाली होंगी, याद से मुराद अकाउंटिंग भी याद ही करते हैं ना, अकाउंटिंग याद ही की जाती है कि फलाने की ट्रीटमेंट ये है, फलाने की ट्रीटमेंट ये है, तो याद ही करते हैं। कौन सा आपके नसों में रच बस जाता है कि आप ऐसे सोच के खुद ही बता देते हैं, याद ही किया होता है। तो इसलिए चीज़ें याद करनी है। फिर भी कुछ डेफिनेशंस, कुछ कंडीशंस जो रट्टे वाली होंगी वो भी बता दूंगा, साथ साथ बताता रहा करूंगा। रिकग्निशन से मुराद ये है कि एसेट को हम बुक्स में एसेट रिकॉर्ड कर लें, यानी हम उसको एसेट मान लें, एसेट रिकग्नाइज कर लें, इसको रिकग्निशन कहते हैं। तो क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए एसेट को एसेट मानने के लिए, ये मतलब है रिकग्निशन का। इसमें लिखें अंग्रेजी,
An item shall be recognized as intangible asset if it meets दो बातें, द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इस लिस्ट में से किसी भी चीज को इंटेंजिबल एसेट हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब पहली बात वो डेफिनेशन पूरी कर रहा होगा, और दूसरी बात सिर्फ डेफिनेशन पूरी करना काफी नहीं होगा, इसके अलावा फॉलोइंग क्राइटेरिया भी पूरा करना होगा। An item shall be recognized as intangible asset if it meets दो बातें, डेफिनेशन और फॉलोइंग रिकग्निशन क्राइटेरिया। फॉलोइंग रिकग्निशन क्राइटेरिया में फिर दो बातें हैं, यहां तक पहुंचे फिर बताता हूं। यहां तक अब फॉलोइंग क्राइटेरिया में दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट लिखें, इट इज प्रोबेबल चलो जरा आ जाए, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, it is probable that future economic benefits attributable to the asset will flow to the entity और दूसरा क्राइटेरिया, कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। मजीद तसल्ली करने के लिए एक चीज़ है जो बाय डेफिनेशन बेनिफिट्स देती है, एक एसेट है जो उससे बेनिफिट मिलते हैं, एक ये देखना होगा कि हमारे हालात में भी उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए। जैसे मिसाल के तौर पे एक लाइसेंस लिया कि इस लाइसेंस के तहत अलाउड है, अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट लाइसेंस, हमने उसके लिए अप्लाई किया, जो जो शर्तें पूरी होनी चाहिए थी वो शर्तें पूरी करवाई, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लाइसेंस मिल गया। जो इस लाइसेंस को पूरी करने की शर्तें थीं वो हमारी पूरी हो गई। अब जब हम लाइसेंस ले आए और एक्सपोर्ट करने लगे तो फिर किसी ने हम पे केस कर दिया कि जी ये फ़लाने एग्रीमेंट में बंधे हुए थे, इन्होंने फ़लाने के साथ फ्रॉड किया था, हमने कोर्ट में स्टे लिया हुआ है, इस वजह से इनको एक्सपोर्ट करने से रोक लें, ये सियासत में इंगेज हैं, इनका फ़लाना मसला, अच्छा ठीक है रोक लिया।
अब लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस इटसेल्फ बेनिफिट्स देने वाला है, मिल भी गया था, लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट की वजह से अब हम रुक गए, अब हम ले ही नहीं पा रहे इससे बेनिफिट्स। तो ये वो रिकग्निशन वाले पॉइंट में आ गया कि इट इज़ प्रोबेबल कि हम बेनिफिट्स ले भी सकेंगे कि नहीं। तो ये पहले वाले पॉइंट का मतलब है। अच्छा, ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं, इट इज़ प्रोबेबल और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, FR1 में इस तरह की कोई चीज़ पड़ी कभी? कहाँ? बिल्कुल, ये I-16 का रिकग्निशन क्राइटेरिया भी यही था। तो रिकग्निशन डन। अच्छा, अब जो करने लगा हूँ ना, पहले मुझे ये लिखने दीजिएगा, उसके बाद नोट करिएगा। नॉर्मली स्टैंडर्ड्स के अंदर जितने भी हम स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस होती हैं, रिकग्निशन होती है, मेजरमेंट होती है, डिस्क्लोजर्स होते हैं। रिकग्निशन क्या होती है कि कब रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। मेजरमेंट क्या होती है कि वैल्यू क्या रखनी है। डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तकरीबन सारे आईसीएस में यही होता है। डेफिनेशंस होती हैं, रिकग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर्स। IS-16 में, IS-16 उसकी मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ा जिंदगी में, कुछ याद हो तो? इसमें एक इनिशियल थी और एक सब्सिक्वेंट थी। अच्छा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में भी आगे 2 चीज़ें पढ़ी, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। इसके अलावा आपने मेजरमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में कुछ और छोटी मोटी चीज़ें भी पढ़ी, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के हवाले से ही कहीं एस्टीमेट चेंज पड़ा होगा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब इस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर था। क्योंकि मैं नंबरिंग भी कर लूँगा। फिर इसके अलावा आपने डिस्पोजल या डी रिकग्निशन पढ़ा होगा। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स भी एक टॉपिक था। डिस्क्लोजर्स पढ़े थे। ये सब IS-16 में चीज़ें पढ़ी हुई हैं और अच्छी तरह पढ़ी हुई, बार बार घसीट घसीट के बहुत पढ़ा हुआ है। IS-38 में ये जो कुछ IS-16 में पढ़ा था, सेम हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जिनमें से एक रीवैल्यूएशन मॉडल में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। इनिशियल मेजरमेंट डिफरेंट है और डिस्क्लोजर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंट है, इनिशियल मेजरमेंट डिफरेंट चीज़ है, डिस्क्लोजर्स में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, और उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें यूज़फुल लाइफ के हवाले से वो कुछ थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जितना कुछ लिखा है, कॉस्ट मॉडल क्या होता है, डेप्रिसिएशन मेथड क्या होते हैं, एस्टीमेट चेंज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डी रिकग्निशन, एक्सचेंज ऑफ एसेट, डिस्क्लोजर, सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम है। 16 में पढ़ा था, हो गया IS-38, सब वही है। बस अब मैं इस पर डिस्कशन करने लगा। ये जितने नाम लिखे हैं ना, ये IS-38 में हैं, दोबारा लिखा हुआ है सारा कुछ।
लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये सब वही बातें जो आईएस 16 में पढ़ा था, तो दोबारा नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सब कुछ वैसे ही होता है, एस्टीमेट, चेंज, सारा कुछ वैसे है। एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना, सरप्लस, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ट्रांसफर, कॉस्ट मॉडल, सब कुछ वैसे ही है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। और इसके साथ ही चलने लिख देता हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें यूजफुल लाइफ के हवाले से भी हैं, बल्कि मैं इसको यूजफुल लाइफ कहने की बजाय डेप्रिसिएशन कह देता हूँ। रिवैल्यूएशन मॉडल, इनिशियल मेजरमेंट, डिस्क्लोजर्स, डेप्रिसिएशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर किसी को लग रहा होगा सारा कुछ तो आपने डिफरेंस लिख दिया है, नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, बाकी सारी अकाउंटिंग वही है। डिस्क्लोजर्स में 2 लाइनें एक्स्ट्रा हैं, बाकी सारे डिस्क्लोजर्स वही हैं। डेप्रिसिएशन मेथड सब कुछ वही है, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो अब अक्लमंदी ये है कि ये सारा कुछ दोबारा पढ़ने की बजाय क्या करें, वो जो चेंजेस हैं वो पढ़ते हैं। अब आप इसको नोट करना है जैसे वैसे करें, और जो मैंने ज़बानी बात की है, अगर आपको इस तरह लिखने में वो बात उतनी अच्छी नहीं क्लियर हो रही तो आप मज़ीद तफसील लिख लें अपने अल्फाज में। ये बात दोबारा सुन लें, इस आईएस में भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी पोर्शन आई 16 की तरह ही है, तो वो हमें ज़रूरत पड़ने की नहीं है दोबारा। सिर्फ जो एक्स्ट्रा काम होंगे अब मैं वो पढ़ाने लगा हूँ। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें रिवैल्यूएशन मॉडल के बारे में है, थोड़ी सी इनिशियल मेजरमेंट के बारे में है, डिस्क्लोजर्स, जो अब नई चीज़ें हैं बस वो पढ़ाने लगा हूँ। ये मैंने इसलिए डब्बा यहाँ तक फैलाया था, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के नीचे लिखा मैंने एक्चुअली, ये सारा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ही होती थी ना। तो अब मैं आप ये नोट कर लेना, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस वाली चीज़ें पढ़ाता हूँ अब। जी जी बिल्कुल सेम। ये अगर इम्पेयरमेंट मिसिंग लग रही है तो ये एंड इम्पेयरमेंट सेम है।
नोटेड के नोटिंग कर लें। कि वो एसेट क्यों नहीं है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल एसेट क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई? वो ना आइडेंटिफाइबल वाली बात पे फेल हो गया। आइडेंटिफाइबल होने के लिए कोई एसेट ज़रूरी है कि वो या तो सेपरेबल हो या लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो। ये एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल वाली बात दोबारा समझा दें, तो आप भी सुन लें, काम की बात है, अगर समझ आ जाए तो। कोई चीज़ सेपरेबल तब होती, जैसे एसी है, तो इस एसी को अगर हम इस बिज़नेस से उतार के किसी और को बेच दें तो गम में बिज़नेस बंद हो जाएगा, बिज़नेस सर्वाइव करेगा ना, और वो एसी भी वहाँ जाके पिघल जाएगा, वो भी एसी बन के चलेगा। तो दोनों अलग अलग भी जिंदा रह सकते हैं। अगर ऐसा मामला है ना कि बिछड़ गए तो मर जाएंगे, फिर जी नहीं पाएंगे, फिर वो सेपरेबल नहीं है। तो एसी अलग हो गया, एसी भी एसी के तौर पे चल रहा है और बिजनेस भी सर्वाइव कर रहा है, ये मतलब है सेपरेबल का। इंटरनली जनरेटेड गुडविल अच्छा नाम है बिजनेस का, जो बिजनेस जब तक कायम है वो अच्छा नाम जुड़ा हुआ है। ये नहीं हो सकता कि अब हम अच्छा नाम अपने से अलग करके किसी और को बेच दें और खुद बस अब सादा सादा बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, ये बात हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये सेपरेबल नहीं है। और क्या ये हमारा हक है कि हमारा नाम अच्छा रहेगा? किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमारा नाम अच्छा ही रहेगा? नहीं। तो ये लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल राइट भी नहीं है, तो इसलिए ये आइडेंटिफाइबल नहीं है। कितना आसान लगेगा लिखने में भाई, लिख लिया। चले अब ना इनमें से जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो बताता हूँ। रीवैल्यूएशन मॉडल के हवाले से जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप ना उसको नोट ज़रूर करें, और मुझे लगता है कि आपने उतना ही किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। आप बेहतर है कि ये बात लिख लें कि अब हम ना इस आयत 38 में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वही पढ़ा रहा हूँ बस। अब मैं ये जो कह दिया ना सब सेम है आयत 16 वाला, तो अब जो एक्स्ट्रा है अब हम वो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने लगे। यानी अब मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल यहाँ लिख दिया, तो ये क्या है? तो अब आप ये बेहतर है लिखें अपने पास कि अब जो इन चीज़ों के बारे में एडिशनल गाइडेंस है हम वो लिखने लगे, वो पढ़ने लगे। रिवैल्यूएशन मॉडल जो पढ़ा था सब वैसा ही है, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं बस। नहीं यार, मेरी तसल्ली नहीं, मैं यहां फिर लिख देता हूं। जो आयत 16 में पढ़ा ये उससे एक्स्ट्रा है जो बता रहा हूं, वो सब अपनी जगह कायम है, अब कुछ एक्स्ट्रा बात बताने लगा हूं।
अब एक्स्ट्रा गाइडेंस ये है, एक्टिव मार्केट exists for the asset active market does not exist. नाम से भी शायद आइडिया हो जाए एक्टिव मार्केट और मार्केट में क्या फर्क लगता है। एक्टिव मार्केट में है रेलिवेंट चीज आ जाती है। ये जो मोबाइल्स हैं इनका अगर सही रेट लगना है तो फेयर रेट तो कौन सी मार्केट से, अभी सेंटर, हॉल रोड, छोटी मोटी मार्केट्स तो बहुत सारे बाजारों में होंगी, लेकिन हफीज सेंटर, हॉल रोड वैसे तो वहाँ भी बहुत सारे दाव करने वाले बैठे होंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ज़्यादा फेयर रेट ये हफीज सेंटर, हॉल रोड पे मिलेगा। क्यों? तो मार्केट तो शायद गलिब मार्केट में भी हो। असल फ़र्क ये होता है कि ऐसी मार्केट जहाँ पर बायर्स सेलर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा हों तो वहाँ पर अनफेयर चल नहीं पाएगा अनलेस के पूरी मार्केट मिली हो। अगर पूरी मार्केट ने मिल के तैयार कर लिया कि हमने ऐसे करना है फिर तो चलो कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे मार्केट में सप्लायर्स हैं फिर एक अगर ख़राब रेट चार्ज करेगा कस्टमर दूसरे के पास चला जाएगा, तो ज़्यादा देर अनफेयर चल नहीं पाएगा। इसी तरह से कस्टमर्स के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, बहुत सारी शॉप्स हैं, सब अपनी अपनी सर्विसेज बता रहे हैं और ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये जो छोटे मोटे इलाकों में सप्लायर बैठा होगा ना तो उसके पास तो कभी कभी शायद ग्राहक आना है तो वो कोशिश करेगा कि इसी को ही निचोड़ के सारे प्रॉफिट इसी से पूरे कर ले। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, कोई पार्क्स हैं या इवन के हाईवेज़ हैं, यहाँ जो होटल बने होंगे यहाँ रेट्स ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ कस्टमर्स कम आएंगे निस्बतन गुलबर्ग के, कम ट्रांजैक्शंस होंगी। तो एक्टिव मार्केट वो होती है जहाँ पर बायर सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो रिवैल्यूएशन मॉडल के बारे में एक चीज़ ये पहले मैंने बांटी कि एसेट के लिए एक्टिव मार्केट है या एक्टिव मार्केट नहीं है। फेयर वैल्यू क्या होती है? आपके लेवल पे मार्केट वैल्यू, असल में उससे बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और फेयर वैल्यू निकालने के मार्केट वैल्यू के अलावा भी तरीके होते हैं। अगर किसी टेंजिबल चीज़ की बात हो रही हो, गाड़ी, मोबाइल, फर्नीचर, इसकी मार्केट वैल्यू निस्बतन आसानी से मिल जाती है। इनटेंजिबल एसेट्स की मार्केट बहुत कम है। अच्छा, मार्केट, इनटेंजिबल एसेट्स की मार्केट का मतलब ये नहीं कि ये भी कोई शालमी के आसपास होगी। मार्केट ज़रूरी नहीं है कोई फिजिकल प्लेस हो, कोई वेबसाइट भी हो सकती है, कोई ब्रोकर के जरिए भी डीलिंग्स हो सकती हैं। तो इनटेंजिबल एसेट अगर उसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है, हम लोग आइस 38 पढ़ रहे हैं, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अगर रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या उस एसेट की कोई एक्टिव मार्केट है या नहीं है। अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो IAS 38 ने मना कर दिया है कि आप रिवैल्यूएशन मॉडल रख ही नहीं सकते। Asset shall not be measured using revaluation model। यानी अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो फिर कंपनी इसके लिए रख ही नहीं सकती रिवैल्यूएशन मॉडल। ये बात दोबारा सुने, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल ये दो ऑप्शंस होती हैं, किसकी मर्जी कौन सा रखना है।
कंपनी की मर्जी। आईएस ने तो इजाज़त दे दी है। तो अब IAS 38 में थोड़ी सख्ती एडिशनल ये आ रही है कि किसी भी एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल रखने से पहले ये देख लें कि क्या उसके लिए एक्टिव मार्केट है या नहीं है। अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो फिर चाह के भी उसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं रखना, मना कर दिया IAS 38 ने। लेकिन अगर एक्टिव मार्केट है फिर मर्जी है, चाहे तो कॉस्ट मॉडल रखें चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल रखें। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है, ये जो मैंने इस वक्त रिवैल्यूएशन मॉडल का टॉपिक शुरू किया ना, ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या जाग रहे हैं ना? मैंने आपको कहा है कि ये सेम IAS 16 वाली बातें थी, जो एक्स्ट्रा है वो बता रहा हूं। तो एक्स्ट्रा वाली बात ये है कि IAS की तरफ से तो कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल की इजाजत होती है, जो मर्जी मॉडल लगा लें। लेकिन IAS 38 ने खास शर्त ये रखी है कि आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगाने से पहले ये देख लें कि क्या उस एसेट की एक्टिव मार्केट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल सोचना भी नहीं लगा सकते इसके रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर है एक्टिव मार्केट फिर ठीक है, चाहे तो कॉस्ट मॉडल लगा लें चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा लें। तो ये पे एक्स्ट्रा बातें चल रही हैं। यहां पर आते हैं। एसेट के रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा जा सकता है, कैन बी मेजर्ड, लिखवाता हूं अंग्रेजी। एसेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल जी, यहाँ यूजिंग तक लिख दिया। यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल ओनली इफ फेयर वैल्यू is measured only if fair value is measured by a reference to an active market। अगर मार्केट, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है तो फिर उस एसेट को उस सूरत में रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखेंगे कि उसकी फेयर वैल्यू भी एक्टिव मार्केट से ही पता चलवाया करेंगे। एक है कि मार्केट एग्जिस्ट करती है, बट ठीक है मार्केट है, फेयर वैल्यू किसी एक्सपर्ट से पता करवा ले, नहीं, फेयर वैल्यू भी मार्केट से ही पता करनी है। एक है कि चीज की मार्केट का मौजूद होना, दूसरी चीज है कि रेट भी वहीं से पता करवाना है। ये ना हो कि रेट किसी अपने दोस्त यार से पता करें और रेट चलाते रहे, नहीं, रेट भी वहीं से पता करना है। ये मतलब है इस अंग्रेजी का कि रिवैल्यूएशन मॉडल अपने अगर रखना है तो वो सिर्फ तब करना है अगर फेयर वैल्यू डिटरमिन हो रही है बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट। स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? सवाल में मिलेगी गाइडेंस। इसका सवाल कल कराऊंगा ना, सवाल में गाइडेंस होती है जी। IAS ने इसके लिए ना ये शर्त इसलिए रखी है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में लोग बहुत प्ले कर सकते हैं। किसी अच्छी जानने वाली कंपनी को पैसे दिए, अपनी मर्जी की वैल्यू लगवा ली, बहुत सारी हैवी वैल्यू लगा के, और उसको बैलेंस शीट में बढ़ा चढ़ा के बता दिया, साबित मुश्किल से होगी ना। तो इसलिए इसके लिए इन्होंने कहा है कि आप तभी रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएं। देखें, जो फिजिकल चीज़ें होती हैं ना, उनका रेट पता मार्केट से चेक हो सकता है, इनटेंजिबल का कैसे होगा? तो इसलिए IAS ने शर्त रखी है कि वो रेट लें जो मार्केट में है, ताकि बढ़ा चढ़ा के ना बताएं बिला वजह।
अच्छा, अब ना इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, फिर ये वाली बात खत्म है। इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट्स लिखने लगे, नोट्स कह दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह दें, इस वाली शाख से रिलेटेड। ये जो एक्टिव मार्केट वाली बात की है ना, चाहे ऐसे कर लें कि इसको 1 कह दें और नीचे पे 2 3 कर लें, मतलब इससे रिलेटेड मैं 2 बातें और बताने लगा हूं, बल्कि ठीक है ऐसे ही मुनासिब है, इसको 1 नंबर कह दें और इसके नीचे फिर 2 और 3 आ जाएगा। ये इधर लेफ्ट शाफ्ट में, इधर एक्टिव मार्केट वाले में ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 नंबर 3 बताता हूं। अच्छा, आपको आई 16 की एक बात और याद हो शायद कि ये जो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल है, इसका फैसला एक एक एसेट के लिए होता है या पूरी क्लास के लिए? ठीक है, शाबाश, जबरदस्त। तो ये फैसला पूरी क्लास के लिए होता है, तो यहां पर भी फैसला पूरी क्लास के लिए होता है। आप लिखें पॉइंट नंबर 2, if an intangible asset, if an intangible asset, ये एक की बात कर रहा हूं, if an intangible asset in a class of revalued intangible assets, यानी अगर एक क्लास है जिसके सारे एसेट्स की मार्केट होती थी और हमने पूरी क्लास के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल तय कर लिया, उसमें से अब एक एसेट की बात कर रहा हूं। इफ एन इंटेंजिबल एसेट, अब रिपीट कर रहा हूं, रिपीट, इफ एन इंटेंजिबल एसेट इन अ क्लास ऑफ रिवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट बी रिवैल्यूड because there is no active market for that asset, because there is no active market for that asset, यानी अगर बिजनेस के कोई 15-20 लाइसेंसेज हैं, उनमें से सब के लिए एक्टिव मार्केट है, तो बिजनेस ने लाइसेंसेज के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल चुन लिया। एक मनहूस ऐसा है जिसके लिए एक्टिव मार्केट नहीं है, ये उसकी बात हो रही है। If an intangible asset in a class of revalued intangible assets cannot be revalued because there is no active market for that asset, then the asset shall be measured using, क्या करें इस बेचारे के लिए फिर? कॉस्ट मॉडल। ये देखें, आपको आते हैं आगे सारे, ये इसी तरह से ना आपसे पूछ के चलेंगे हम। shall be measured using cost model, तो उस अकेले बेचारे के लिए फिर कॉस्ट मॉडल होगा और उसके बाकी सारे भाई रिवैल्यूएशन मॉडल पे होंगे। थर्ड पॉइंट लिखें, इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं। सब अच्छा था, रिवैल्यूएशन मॉडल पे सब हंसी खुशी चल रहे थे, एक एसेट बीच में से ऐसा निकला कि अब उसकी एक्टिव मार्केट बंद हो गई। पहले सब अच्छा था, अब एक्टिव मार्केट बंद हो गई, तो अब क्या करें? अच्छा खासा रीवैल्यू होता आ रहा था, पता नहीं कब से रीवैल्यू होता आ रहा था, सब रिवैल्यूएशन चलती आ रही थी। अब आके कोरोना के बाद उसकी एक्टिव मार्केट बंद हो गई, नहीं एक्टिव मार्केट ही बंद हो गई, तो जो उसकी आखिरी रिवैल्यूड अमाउंट थी बस चलाते जाएं उस पर, यानी जैसे चल रहा है ना बस वैसे ही चलते रहे, कॉस्ट मॉडल पे नहीं शिफ्ट कर जाएं। वो सारा कुछ सब क्यों बदलें, जहां तक चल रहा था वो तो चलाएं ना आगे, तो बस मैक्सिमम क्या होगा, अगली रिवैल्यूएशन नहीं होगी, कोई बात नहीं, जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो तीसरा पॉइंट लिखें, इफ फेयर वैल्यू of a revalued, if fair value of a revalued intangible asset
if fair value of a revalued intangible asset can no longer be measured. क्या मतलब है इस बात का? कैन नो लॉन्गर, कि अब मजीद नहीं हो सकता. कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट, बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट, बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट then the asset shall be measured, then the asset shall be measured at last revalued amount, shall be measured at last revalued amount less any subsequent accumulated. अच्छा, जैसे वहाँ डेप्रिसिएशन होती है ना, यहाँ एमोर्टाइजेशन होती है. लेस एनी सब्सिक्वेंट एमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस. सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस, यानी जो पहले चल रहा था बस वहीं से ऑनवर्ड चलाते जाएं आप. लेस एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस. चले, ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया. अब कल मैं ये बाकी चीज़ें बताता हूँ और कोशिश करूँगा कि परसों तक ये पूरा हो जाए. और जिन्होंने बयान में आना हो तो आज करूँगा मैं 3 बजे इसी जगह, इसी रूम में. ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़.